हेलो गाइस, मैं हूं कैलाश सर। और पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एनपीओ जिसका फुल फॉर्म होता है नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम लोग बात किए थे। और उम्मीद करते हैं कि पिछला वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग बात करेंगे एनपीओ चैप्टर से जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे अन्य लेसन में भी उस टॉपिक के माध्यम से आपको क्वेश्चंस को समझने में सहूलियत होगी। उस टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि पिछला वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज का वीडियो भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए, बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। तो सबसे पहला लेसन हमारे 12th के अकाउंट का है एनपीओ। एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। हिंदी में उसी को कहा जाता है गैर व्यापारिक संगठनों के लेके ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जो समाज सेवा के उद्देश्य से स्थापित की जाती है या अपने सदस्यों के विकास के लिए स्थापित की जाती है, तो ऐसी संस्था को हम लोग कहते हैं गैर व्यापारिक संस्था। अब गैर व्यापारिक संस्था जो है वो खाते बनाती है मुख्य रूप से दो। गैर व्यापारिक संस्था खाते बनाती है मुख्य रूप से दो, और उनमें जो है गैर व्यापारिक संस्था खाते बनाती है दो, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता। प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता। प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता को समझने से पूर्व, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता को समझने से पूर्व आपको ये समझना आवश्यक है कि आयगत व्यय क्या है। आयगत व्यय क्या है? आयगत व्यय को इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आयगत व्यय को इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आयगत व्यय को इंग्लिश में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और क्या कहते हैं, आयगत व्यय क्या है? आयगत व्यय क्या है? आयगत व्यय को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहा जाता है, यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। आयगत व्यय को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, REVENUE, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। आयगत व्यय को समझने के लिए हमें सबसे पहले आयगत आय को समझना होगा। आयगत व्यय को समझने के लिए हमें आयगत आय को समझना होगा कि आयगत आय क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि आयगत व्यय क्या है। आयगत व्यय को समझने के लिए आयगत आय को समझना होता है, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि आयगत व्यय क्या है। आयगत आय क्या है? आयगत आय किसी भी संस्था की, आयगत आय किसी भी संस्था की वह मुख्य आमदनी होती है जो वर्ष भर लगातार छोटी छोटी आमदनी के रूप में उस संस्था के चलने से हमें प्राप्त होती रहती है, उसे हम लोग आयगत आय कहते हैं। आयगत आय। आयगत व्यय को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आयगत आय। आयगत व्यय को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आयगत आय। आयगत आय को इंग्लिश में कहेंगे हम लोग रेवेन्यू इनकम। आयगत आय इंग्लिश में रेवेन्यू इनकम। आयगत आय किसी भी संस्था की वह मुख्य आमदनी होती है जो वर्ष भर उस संस्था के चलने से लगातार छोटी छोटी आमदनी के रूप में हमें प्राप्त होती रहती है, उसे ही हम आयगत आय कहते हैं। जैसे मान करके चलिए कि कोई ट्रक मालिक है, उसको ट्रक के किराए से जो वर्ष भर लगातार राशि प्राप्त हो रही है वह उसके लिए क्या है? आयगत आय है। कोई आदमी कोचिंग चलाते हैं तो बच्चों की फीस से जो उन्हें आय प्राप्त होती है वो आयगत आय है। कोई आदमी दुकान चलाते हैं, शॉप्स खोले हुए हैं, तो दुकान में जो उसके माल की बिक्री से राशि प्राप्त होती है वह उसके लिए क्या है? आयगत आय है। कोई किसान है, उसके लिए अनाज, फल, सब्जी, दूध इत्यादि जो उत्पादन करता है, उन चीज़ों को बेचने से जो उसे प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? आयगत आय। कोई प्राइवेट स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, तो वहाँ बच्चों की फीस से जो राशि प्राप्त होती है उसे हम लोग आयगत आय कहते हैं। दुकान है, माल की बिक्री से जो राशि प्राप्त हुई उसे आयगत आय कहते हैं। कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, कारखाना है, जिस चीज़ का उत्पादन कर रहा है उस उत्पादन को जो सेल करने से जो पैसा उसके पास आता है उस पैसे को हम लोग आयगत आय कहते हैं।
अब हमको लगता है कि आयगत आय आप लोग समझ गए होंगे, आयगत आय में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए हमको, हम उसका जवाब देंगे। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। और चैनल को ड्रीम इंग्लिश एकेडमी जो राजेश सर का चैनल है, और भारतीय कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट जो मेरा चैनल है, भारतीय कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट मेरा चैनल है, कैलाश सर, मैं हूँ कैलाश सर। तो ये दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लगा, अच्छा लगा तो गुड लिखिएगा कमेंट में, और नहीं अच्छा लगा, खराब लगा तो लिख दीजिएगा बैड, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सुधार की ज़रूरत होगी तो फिर सुधार किया जाएगा उसमें, कोई दिक्कत। और कोई दिक्कत होगा, जैसे अभी हमने समझाया, आज का मेरा मुख्य मुद्दा क्या है, आज का मेरा मुख्य मुद्दा है आयगत आय, आयगत व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। इन चीजों को समझेंगे तभी हमें प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। क्योंकि उन दोनों खातों में बार बार इन चीजों का जिक्र आएगा। और जब तक आप आयगत आय, आयगत व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय को नहीं समझेंगे तब तक प्राप्ति भुगतान खाते को, आय व्यय खाते को आप किसी जन्म में नहीं समझ सकते हैं। आयगत आय, आयगत व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, ये आपको समझना ही पड़ेगा। जब तक इसको आप नहीं समझेंगे तब तक आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को नहीं समझ सकते हैं। कोई कितना भी बता देगा वो आपके सर से ऊपर चला जाएगा। तो उसको समझने के लिए जो जरूरी स्टेप है, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता, इसको समझने के लिए जो जरूरी स्टेप है उसके लिए है आपको आयगत आय, आयगत व्यय। तो अभी आयगत आय हम बताएं, आयगत आय क्या है? किसी भी संस्था की जो मुख्य आमदनी है, जो वर्ष भर लगातार रेगुलर उसकी मुख्य आमदनी के रूप में आती रहती है, उसी को हम आयगत आय कहते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं रेवेन्यू इनकम। आयगत आय अंग्रेजी में उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। अब अगला टॉपिक है जो आज का मेन मुद्दा था कि आयगत व्यय। आयगत व्यय क्या है? जब आयगत आय को आप समझ जाइएगा तो आयगत व्यय को एकदम खट्टाक से समझ जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम कहें ना आयगत आय को जो बच्चा समझ गया वो आयगत व्यय को एकदम खटाक से दोनों एक दूसरे में सेट कर जाता है ऐसे। ठीक है, तो आयगत व्यय क्या है? आयगत आय को कमाने के लिए जो खर्च करना आवश्यक होता है, आयगत आय को कमाने के लिए जो खर्च करना आवश्यक होता है उसी को हम लोग आयगत व्यय कहते हैं। आयगत आय को कमाने के लिए जो खर्च करना आवश्यक होता है उसी को हम लोग आयगत व्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा ट्रक मालिक का एग्जांपल दिया, कोई 4 गो ट्रक रखे हुआ है और ट्रक के किराए से जो उसको राशि प्राप्त हुई, ट्रक के किराए से जो उसको राशि प्राप्त हुई तो वो उसके लिए क्या है? आयगत आय है। लेकिन ट्रक के किराए से कैसे उसको राशि प्राप्त होगी? ट्रक का भाड़ा कर लिया हो और ट्रक में डीजले नहीं है, ट्रक पर ड्राइवर ही नहीं है, ट्रक पर हेल्पर नहीं है, तो गाड़ी कैसे चलेगा? तो गाड़ी चलेगा नहीं। और गाड़ी चलेगा नहीं, आप भाड़ा कर लिए हुए हैं, एडवांस ले लिए हुए हैं, तो मारे खाइएगा ना, बेचते ना होइएगा। तो गाड़ी आपका चलेगा कब चलेगा? जब उसमें डीजल डालेंगे, जब उस पर ड्राइवर रहेगा, जब उस पर स्टाफ रहेगा, तभी गाड़ी चलेगा। तो डीजल, गाड़ी के लिए डीजल का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, मतलब सीधे सीधी अगर शॉर्टकट में हम लोग कह दें तो उसका रनिंग एक्सपेंसेस जो है, उसका रनिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्या है? वो आपको क्या कहते हैं? आयगत व्यय है। हो गया क्या? वो आपका आयगत व्यय है। तो अभी हम लोग बात किए क्या? आयगत आय, आयगत व्यय। आयगत व्यय को हम समझा रहे हैं। अभी क्या कहा हमने कि आयगत आय को समझ जाइएगा तो आयगत व्यय को समझना कोई भी कठिन काम नहीं है। आयगत आय को आप समझ जाएंगे तो आयगत व्यय को समझना कोई भी कठिन काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम है। हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि मान करके चलिए कि आप एक शॉप खोले हुए, दुकान है आपका, तो दुकान में माल की बिक्री से जो राशि प्राप्त हुई तो वो आयगत आय है। तो लेकिन माल का बिक्री कैसे होगा? जब आप माल खरीद के लाएंगे, जब आप दुकान का किराया देंगे, दुकान चलने के लिए माल खरीद के लाना, दुकान का किराया देना, बिजली बिल देना, स्टाफ का खर्चा देना, ये तमाम खर्चे देंगे आप, तभी ये तमाम खर्चे आप देंगे तभी आपका जो है सो आयगत, तभी आपका दुकान चल पाएगा अच्छे से। और जब दुकान चल पाएगा अच्छे से तभी माल बिक्री होगी और माल की बिक्री से पैसा आएगा, तभी माल बिक्री होगी और माल की बिक्री से पैसा आएगा। तो ये जो दुकान को चलाने के लिए जो खर्च करना हमें आवश्यक है,
दुकान को चलाने के लिए जो खर्च करना हमें आवश्यक है, जिन खर्चों को किए बिना हमारा दुकान, हमारा कंपनी, हमारा फैक्ट्री रन नहीं कर सकता है, डे टू डे चल नहीं सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं आयगत व्यय। हमने एग्जाम्पल दिया था कि मान करके चलिए कि कोई प्राइवेट स्कूल है, कॉन्वेंट वाले हैं, तो बच्चों की फीस से जो राशि प्राप्त होती है वो आयगत आय। लेकिन बच्चों की फीस से कैसे राशि प्राप्त होगी? बच्चा फीस कब देगा? बच्चा फीस देगा तो उस पढ़ेगा तो उसके लिए टीचर को पेमेंट देना पड़ेगा, रूम का रेंट देना पड़ेगा, गाड़ी में डीजल भरवाना पड़ेगा, ड्राइवर को वेतन देना पड़ेगा। तो ये तमाम खर्चे जो हैं, ये तमाम खर्चे क्या हैं? वहाँ के लिए आयगत व्यय हैं। हमको लगता है कि आप आयगत आय और आयगत व्यय ये समझ गए होंगे, जरूर समझ गए होंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, तो अगले क्लास में हम फिर इसको आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, समाधान करेंगे। अभी आज हम लोगों का मुद्दा क्या था? आयगत आय, आयगत व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय। आज हम लोगों का मुद्दा था आयगत आय, आयगत व्यय। तो आयगत आय और आयगत व्यय को हमने एक्सप्लेन कर लिया, आयगत आय को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब जो है सो आज हमारा अब अगला मुद्दा है पूंजीगत व्यय क्या है। अगला मुद्दा है मेरा पूंजीगत व्यय क्या है। आयगत आय का जस्ट उलट है पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय का जस्ट उल्टा है पूंजीगत व्यय। आयगत व्यय हुआ जो डे टू डे का खर्चा है आपका, जो आप संस्था में खर्च करते हैं, अभी तुरंत उसका लाभ आपको मिलता है, वो हुआ आयगत व्यय। अभी का मुद्दा है क्या? पूंजीगत व्यय। ऐसे खर्च जिसका लाभ केवल एक वर्ष में न प्राप्त होकर आगे आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता रहे। ऐसे खर्च जिसका लाभ केवल एक वर्ष में प्राप्त न होकर आगे आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त होता रहे, उसे हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय। उसी को हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। ऐसे खर्च जिनका लाभ केवल एक वर्ष में प्राप्त न होकर कई वर्षों तक हमें प्राप्त होता रहे। ऐसे खर्च जिसका लाभ केवल एक वर्ष में प्राप्त न होकर कई वर्षों तक हमें प्राप्त होता रहे, ऐसे खर्चों को हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज हुआ, किताबी भाषा हुआ। इसको शॉर्टकट में अपनी भाषा में कहें तो कहेंगे अस्थाई संपत्ति को खरीदने में जो खर्च किया जाता है, ऐसे खर्च को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। अस्थाई संपत्ति को खरीदने में जो खर्च किया जाता है उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि कोई ट्रक मालिक है, ट्रक रखे हुआ है, तो ट्रक में डीजल डालने के लिए जो खर्च किया, उसमें ड्राइवर को जो सैलरी दिया, वो उसके लिए आयगत आय है। और वो एक नया ट्रक खरीदा तो वो उसके लिए क्या है? पूंजीगत व्यय है। हमने एग्जाम्पल दिया था किसी प्राइवेट स्कूल का, कॉन्वेंट स्कूल का, तो वो जो टीचर को सैलरी दे रहा है, वो जो अपने ड्राइवर को वेतन दे रहा है, वो जो रूम का रेंट दे रहा है, वो जो बिजली बिल दे रहा है, वो उसके लिए आयगत व्यय है। लेकिन वही प्राइवेट स्कूल वाला एक गाड़ी खरीदा अपने स्कूल के लिए, बच्चों को लाने ले जाने आने के लिए, जिसमें उसको कठिनाई हो रही थी, तो उसमें जो खर्च किया, मोटा खर्च किया, वो खर्च उसके लिए क्या है? पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च का पहला डिफिनेशन हमने क्या दिया? पूंजीगत खर्च का पहला डिफिनेशन हमने दिया कि ऐसा खर्च जिसका लाभ केवल एक वर्ष में प्राप्त न होकर आगे आने वाले कई वर्षों में प्राप्त होता रहे, तो ऐसे खर्च को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो अब देखिए, आप स्कूल वाले ने जो गाड़ी खरीदी है, तो उसका लाभ केवल उसको एक वर्ष में ही प्राप्त नहीं होगा, उसका लाभ उसको आगे आने वाले